वाइकी की बीच की सुनहरी धूप, गन्स एंड रोजेस का गाना बज रहा है और पैराडाइज सिटी की सड़कों पर चीनी नए साल का जश्न है। बहुत खूबसूरत दिन है। भीड़ में छिपा एक बुजुर्ग आदमी वॉल्टर चुपके से एक छोटा सा पैकेज मेल बॉक्स में डालता है। वो मुड़ता है और सड़क की अफरातफरी में गायब हो जाता है। लेकिन चंद लम्हों बाद एक नीली वैन तेजी से आती है और उसे कुचलते हुए निकल जाती है। गाड़ी न रुकी न मुड़ी, बस ऐसे ही भागती चली गई और वॉल्टर सड़क पर बिखरा रह गया। उधर द्वीप के दूसरी तरफ नेवी सील कमांडर जेम्स हेल नए कैडेट्स की वाटर ड्रिल करवा रहा है। उनकी लापरवाही से वो आगब बूला है। वो चिल्लाता है कि अगर इतना ही दम है तो जाओ और घंटी बजाकर अभी क्विट कर दो। तभी उसका एक आदमी आता है और बताता है कि उसके लिए फोन है। जेम्स झल्लाकर कहता है कि अगर मेरी बीवी नहीं है तो बाद में कॉल करने को बोलो। लेकिन जवाब सुनकर उसकी रूह कांप जाती है। फोन पुलिस का है। कुछ देर बाद जेम्स मुर्दा घर में है। वो एक्सीडेंट वाली लाश की शिनाख्त करता है। ड्यूटी पर मौजूद डिटेक्टिव उसे एक डेथ सर्टिफिकेट थमाता है और खोखली सांत्वना देता है। जेम्स एक सैनिक की तरह सख्त और शांत है। वो शुक्रिया कहता है और चला जाता है। लेकिन हम देख सकते हैं कि अंदर ही अंदर वो बिखर रहा है। मरने वाला उसका बाप था, वॉल्टर। शाम को जेम्स अपने घर पहुंचता है। उसकी खूबसूरत बीवी लीला और 2 बच्चे काई और लानी उसका इंतजार कर रहे हैं। घर में गर्माहट और रौनक है। लीला एक चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट है, तेज और समझदार। जेम्स आम बातचीत करने की कोशिश करता है, लेकिन फिर बातों बातों में जैसे बम गिरा देता है। वो लीला को बताता है कि वॉल्टर ने आखिरकार खुद को मरवा ही लिया। हिट एंड रन। लीला सन्न रह जाती है और पूछती है कि क्या वो ठीक है, लेकिन जेम्स इस बारे में बात नहीं करना चाहता। वो ट्रैफिक की बुराई करने लगता है। लीला उससे पूछती है कि क्या उसने ओक्लाहोमा में अपने भाई जॉनी को फोन किया। जेम्स ताना मारता है। जॉनी उसके फोन नहीं उठाता। कट टू ओक्लाहोमा, जहां जेम्स की जिंदगी का उल्टा चल रहा है। रिजर्वेशन पुलिस ऑफिसर जॉनी हेल का दिन बहुत ही खराब गुजर रहा है। वो घर आता है तो देखता है कि उसकी गर्लफ्रेंड वैलेंटिना कार में सब सामान लाद रही है। वो उसे छोड़कर जा रही है। जॉनी घबरा जाता है और टूटी फूटी स्पेनिश में उसे मनाने की कोशिश करता है, लेकिन वैलेंटिना ब्राजीलियन है और पुर्तगाली बोलती है। वो जॉनी पर बरस पड़ती है, कहती है कि वो कभी सुनता नहीं। जब वो साथ होता है तब भी नहीं होता, और सबसे बुरी बात, वो उसका जन्मदिन भूल गया। जॉनी अपनी पिल्ले जैसी चार्मिंग एक्टिंग करता है, लेकिन वो गाड़ी दौड़ाकर चली जाती है। जॉनी अपने ड्राइववे में अकेला खड़ा रह जाता है, दिल टूटा हुआ, और ये भी नहीं पता कि आज कौन सा दिन है। थोड़ी देर बाद जॉनी अपने गम में डूबा है, तभी उसका फोन बजता है। लीला है, जेम्स की बीवी। वो अपना परिचय देती है और सीधे मुद्दे पर आती है। वॉल्टर मर गया है। कल उसका अंतिम संस्कार है। वो उम्मीद करती है कि जॉनी आएगा। जॉनी ठंडा जवाब देता है, उसे तो लगा था वॉल्टर बरसों पहले मर गया। लेकिन तभी लीला जेम्स और जॉनी के रिश्ते के जटिल इतिहास और साझे आघात का जिक्र करती है। जॉनी ताना मारता है कि वो साइकियाट्रिस्ट जैसी बात कर रही है, और लीला उसे सही करती है, चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट। जॉनी कहता है कि वो बच्चा नहीं है और उसने जेम्स से 10 साल में बात नहीं की और हवाई में 20 साल में कदम नहीं रखा, तो वो ठीक है। वो फोन रख देता है, अपनी भावनाओं पर काबू रखने की कोशिश करते हुए। लेकिन हालात तेजी से बदतर होते हैं। अचानक 2 अजीब आदमी लात मारकर उसका दरवाजा तोड़ते हैं। एक के पूरे शरीर पर याकुजा टैटू है और उसने जॉनी की गर्दन पर तलवार रख दी है। वो एक पैकेज ढूंढ रहे हैं, वो पैकेज जो वॉल्टर ने भेजा था। जॉनी, एक पुलिस वाला, डर से ज्यादा झुंझला जाता है। उसका पूरा दिन खराब गुजरा है। उसकी गर्लफ्रेंड उसे छोड़ गई। कोई औरत उसे बता रही है कि उसे डैडी इश्यूज है, और अब ये 2 जोकर उसके घर में घुस आए हैं। वो एक को छकाता है, दूसरे के खराब तरीके से बने ड्रैगन टैटू का मजाक उड़ाता है और उन्हें भगा देता है। लेकिन जाने से पहले वो उसे धमकी देते हैं कि याकुजा कभी नहीं भूलता। जॉनी अपने तहसनहस घर में खड़ा सोचता है कि उसके मरे हुए बाप ने उसे किसी बहुत बड़ी मुसीबत में घसीट दिया है। अगली सुबह जॉनी हवाई पहुंच गया है। वो अपने पिता के अंतिम संस्कार में शामिल होता है, जो बेहद तनावपूर्ण और अजीब है। दोनों भाइयों के बीच का फर्क साफ झलकता है। जेम्स एक कठोर फौजी है और जॉनी एक ढीला ढाला, तंज करने वाला शख्स। उनका अभिवादन बर्फ की तरह ठंडा है। जेम्स कहता है वो बूढ़ा हो गया, जॉनी कहता है वो मोटा हो गया। बचकानी बहस शुरू हो जाती है, बिल्कुल पुराने दिनों की तरह। लेकिन सतह के नीचे एक गहरा दर्द सड़ रहा है। परिवार इकट्ठा होता है और एक करीबी पारिवारिक दोस्त, गवर्नर पीटर माहो, क्षमा और होपोंपों के पवित्र हवाईन सिद्धांत पर भाषण देता है। लेकिन जॉनी यहां माफी मांगने नहीं आया है।
जेम्स के घर वापस खाने की मेज पर पारिवारिक तनाव उबल पड़ता है। जॉनी एक बम फोड़ता है। उसे नहीं लगता कि वॉल्टर की मौत एक दुर्घटना थी। एक रात पहले 2 याकुजा गुंडे ओक्लाहोमा में उसके घर घुसे थे और वॉल्टर का भेजा पैकेज ढूंढ रहे थे। वो जेम्स को बताता है कि किसी ने उनके बाप को मारा है। जेम्स हमेशा की तरह व्यावहारिक इसे खारिज कर देता है। ये तो बस एक हिट एंड रन था। जॉनी उस पर लापरवाही और अपनी नाराजगी पालने का इल्जाम लगाता है। बहस बहुत गंदी हो जाती है और उनके बचपन का दर्दनाक सच बाहर आ जाता है। जॉनी हरामी औलाद था। इस बात की जीती जागती याद कि वॉल्टर ने जेम्स की मां मालिया को धोखा दिया था। दोनों भाई लगभग मारपीट पर उतारू हो जाते हैं। तभी लीला बीच में आती है। जॉनी गुस्से में रात के अंधेरे में बाहर चला जाता है। उधर जॉनी अपने गम को डुबोने एक बार में पहुंचता है, लेकिन मुसीबत उसका पीछा नहीं छोड़ती। एक खतरनाक लोकल गुंडा अलेकाई, जो एक ताकतवर हवाईन क्राइम बॉस मिस्टर के का आदमी है, उसके ड्रिंक में कुछ मिला देता है। जॉनी कुछ समझ पाता इससे पहले ही नशा उस पर हावी हो जाता है और उसे घसीटकर एक गाड़ी में डाल दिया जाता है। जब उसे होश आता है तो वो सिंडिकेट के सरगना मिस्टर के आमने सामने है। बूढ़ा आदमी हैरान कर देने वाली शालीनता से पेश आता है। वो कहता है कि जॉनी अपने पिता को दफनाने आया, इसकी वो इज्जत करता है, लेकिन उसके पास एक संदेश है। सिंडिकेट की याददाश्त बहुत लंबी है। जॉनी ने पुराने दिनों में उसके बहुत से आदमियों को चोट पहुंचाई थी। मिस्टर के उसे एक ऑफर देता है, द्वीप छोड़कर चला जा। 7 दिन का वक्त है गायब होने के लिए। अगर इसके बाद भी जॉनी यहां मिला तो वो एक लंबी तैराकी पर जाएगा। और यह सुनिश्चित करने के लिए कि जॉनी को ये धमकी याद रहे, उसके आदमी जॉनी को पकड़कर उसकी छाती पर एक निशान गोद देते हैं, एक स्थायी याद। अगली सुबह जेम्स अपने तरीके से काम करने का फैसला करता है। वो वॉल्टर के केस को संभालने वाले डिटेक्टिव रेनट के पास जाता है और पुलिस रिपोर्ट देखने को कहता है। रेनट उसे मना करता है, कहता है कि हादसा कल ही में हुआ, जो एक खतरनाक इलाका है जहां कोई पुलिस से बात नहीं करता, कोई गवाह नहीं, कोई फोरेंसिक नहीं, और वहां का इकलौता ट्रैफिक कैमरा भी खराब था। बजट में कटौती है। जेम्स, जो खुद एक ट्रेंड सील है, इस आसान बहाने पर यकीन नहीं करता। रेनट उसे चेतावनी देता है कि उसके भाई जॉनी की साख बहुत खराब है और वॉल्टर की मौत की जांच करना भालू की नाक में दम करने जैसा है। जेम्स झुकता है, उसकी आवाज फौलाद की तरह ठंडी है, और रेनट को बताता है कि वो समझा नहीं। भालू वो है। दूसरी तरफ जॉनी वॉल्टर के छोटे से गंदे अपार्टमेंट में सेंध लगाता है। किसी ने वहां पूरी तरह से तोड़फोड़ की हुई है। वो सुराग ढूंढ रहा है कि अचानक पीका नाम का एक फुर्तीला, गंदी गंदी गालियां देने वाला हैकर उस पर हमला कर देता है। छोटी सी हाथापाई के बाद, जहां जॉनी बड़ी आसानी से पीका की नाक तोड़ देता है, उसे पता चलता है कि ये लड़का वॉल्टर के लिए काम करता था। पीका टेक वाला काम करता था, ईमेल हैक करना, फोटो खींचना। जॉनी उससे जानकारी निचोड़ता है और पीका खुलासा करता है कि वॉल्टर का आखिरी काम बड़ा अजीब था। उसने पीका को एक बड़ी कैटरिंग कंपनी नुई लोआ में वेटर की नौकरी करने को कहा था। पीका को नहीं पता क्यों। जॉनी समझ जाता है कि उसे इस अजीबोगरीब शख्स की स्किल्स की जरूरत है। वो उसे बियर पिलाता है, नाक वापस ठीक करता है और कहता है कि अब से तू मेरे लिए काम करेगा। उधर जेम्स अपनी तफ्तीश कर रहा है। वो एक सेक्स शॉप के मालिक को ढूंढता है, जिसका सिक्योरिटी कैमरा उस सड़क पर लगा है जहां वॉल्टर को कुचला गया था। पैसों और ताकत के प्रदर्शन वाली एक तनावपूर्ण बातचीत के बाद जेम्स को फुटेज मिल जाती है। वो दानेदार वीडियो देखता है जिसमें नीली वैन बिना रुके वॉल्टर को रौंद देती है। ये कोई एक्सीडेंट नहीं था, किसी ने जानबूझकर उसे निशाना बनाया। वापस वॉल्टर के अपार्टमेंट में जॉनी को एक सर्फ बोर्ड मिलता है, लेकिन कुछ गड़बड़ है। पंख उल्टा लगा है। वो उसे तोड़ता है और अंदर एक गुप्त जगह पाता है। अंदर सरकारी मुहर लगे आर्किटेक्चरल ब्लूप्रिंट है। उसे कुछ समझ नहीं आता कि ये क्या है, लेकिन वो जानता है कि वॉल्टर इसे छिपा रहा था। वो अपनी कजन नानी को फोन करता है, जो गवर्नर के लिए काम करती है, और उससे फाइल नंबर देखने को कहता है। वो चिढ़ जाती है, लेकिन मदद करने को राजी हो जाती है। अगली सुबह दोनों भाइयों का सामना एक ही सुराग से होता है। ब्लूप्रिंट एक बड़े कसिनो रिसोर्ट के हैं, जिसका नाम सेक्रेड प्रिंसेस है और जिसे रोबी चॉक्स फर्म ने बनवाया है। हवाई में जुआ गैरकानूनी है, तो इन प्लान्स का वजूद ही एक बड़ा रेड फ्लैग है। इस फर्म का मुखिया मार्कस रोबी चॉक्स है, एक अरबती डेवलपर जिसका साया बेहद डरावना और पिशाच जैसा है। जॉनी और जेम्स अपनी लगातार बहस के बावजूद समझ जाते हैं कि ज्यादा जानकारी के लिए उन्हें रोबी चॉक्स की खास फंडरेजर पार्टी में घुसना होगा। पार्टी में भाई अलग हो जाते हैं। जॉनी
अपने सस्ते अंदाज में एक रहस्यमयी औरत की नजर में आ जाता है। वो कहती है कि वो मुसीबत जैसा दिखता है। जॉनी अपना परिचय जॉनी हेल के रूप में देता है। उसके चेहरे के भाव बदल जाते हैं। वो उसके पिता को जानती थी। वो बताती है कि वो मोनिका है, मार्कस रोबीचॉक्स की बीवी, और उसने ही वॉल्टर को अपने पति की जांच करने के लिए रखा था, क्योंकि वो उससे डरती है। इससे पहले कि वो कुछ और कह पाती, जॉनी और जेम्स को सिक्योरिटी पकड़ लेती है और सीधे रोबीचॉक्स के सामने ले जाती है। वो आदमी बहुत ही चालाक शिकारी है। वो मानता है कि उसने अपनी बीवी का पीछा करने के लिए वॉल्टर को हायर किया था, जिस पर उसे बेवफाई का शक था। दोनों भाई मुश्किल से अपना गुस्सा काबू कर पा रहे हैं। ये मुलाकात बेहद तनावपूर्ण है, जहां रोबीचॉक्स उनके साथ ऐसे खेलता है जैसे वो दो बेवकूफ मोटे लड़के हों जो दिखने से ज्यादा समझदार है। अचानक त्रासदी घटती है। मोनिका रोबीचॉक्स अपने पेंटहाउस की बालकनी से गिरकर मर जाती है। जॉनी को तुरंत यकीन हो जाता है कि रोबीचॉक्स ने ही उसे मारा है, ठीक वैसे ही जैसे उसने वॉल्टर को मरवाया। गुस्से में अंधा होकर वो रोबीचॉक्स के कंस्ट्रक्शन साइट पर धावा बोल देता है और गिरफ्तार हो जाता है। जेम्स नानी के साथ अपने कनेक्शन का इस्तेमाल करके किसी तरह उस पर लगे आरोप हटवाता है। हालात का बोझ आखिरकार दोनों भाइयों को तोड़ देता है। एक अंधेरे खाली गैराज में वो वही लड़ाई लड़ते हैं जो वो 20 साल से टाल रहे थे। वो एक दूसरे की बुरी तरह धुनाई करते हैं। उनकी सारी नाराजगी और दर्द एक खूनी संघर्ष में फूट पड़ता है। जब वो थकहार कर फर्श पर गिर जाते हैं, तब जेम्स आखिरकार माफी मांगता है। वो सच बताता है जो जॉनी कभी नहीं जानता था। उनकी मां मालिया की मौत के बाद जॉनी हत्यारे की तलाश में पागल हो गया था। उसे सिंडिकेट से बचाने के लिए, जो उसे जेल के अंदर ही मार देते, जेम्स ने असंभव फैसला लिया। उसने उसे ओक्लाहोमा भेज दिया। उसने उसे छोड़ा नहीं था, उसकी जान बचाई थी। दोनों भाई पिटे और लहूलुहान आखिरकार एक हो जाते हैं। अब वो अकेले नहीं है। पहली का आखिरी टुकड़ा आता है। वैलेंटीना अपने गुस्से के बावजूद हवाई आती है और वो पैकेज लाती है जो जॉनी के ओक्लाहोमा वाले घर पहुंचा था। ये वही पैकेज है जो याकुजा चाहते थे। अंदर एक थंब ड्राइव है, पीका उन 12 शब्दों की सीड फ्रेज के साथ जो जॉनी को वॉल्टर के सामान में मिली थी। अपना जादू चलाता है और ड्राइव को अनलॉक करता है। ड्राइव से बड़े पैमाने पर अंतर्राष्ट्रीय वायर ट्रांसफर का खुलासा होता है। $12 मिलियन सबका सब कैमन आइलैंड्स के एक ही अकाउंट में जा रहा है। वो अकाउंट P.A. माहो का है, प्यारे गवर्नर पीटर माहो। वही शख्स जिसने वॉल्टर के अंतिम संस्कार में भाषण दिया था, वही जो क्षमा का पाठ पढ़ता था। वो रोबीचॉक्स के साथ मिला हुआ था, जुए को कानूनी बनाने और पवित्र हवाईयन होमलैंड्स पर कसिनो बनाने के लिए रिश्वत ले रहा था। वॉल्टर को इसका पता चल गया था और इसी ने उसकी जान ले ली। इससे पहले कि वो कुछ कर पाते, रोबीचॉक्स और याकुजा पलटवार करते हैं। वो जेम्स के घर पर धावा बोलते हैं और उसकी बीवी लीला, नानी और बेटी लानी को किडनैप कर लेते हैं। जेम्स के पास एक डरावनी लाइव वीडियो फीड आती है। मार्कस रोबीचॉक्स औरतों को बंधक बनाए हुए उन्हें अल्टीमेटम देता है, औरतों की जान के बदले ड्राइव। जेम्स और जॉनी अब पूरी तरह से एकजुट दो आदमियों की सेना पूरी तरह तैयार होकर रोबीचॉक्स के किलेनुमा कंपाउंड पर टूट पड़ते हैं। ये रणनीतिक तबाही की एक सिम्फनी है। वो बिजली काट देते हैं, चुपचाप पहरेदारों को ढेर करते हैं और याकुजा सैनिकों की लहरों से लड़ते हुए आगे बढ़ते हैं। एक्शन बेहद क्रूर और बेरोक-टोक है। जेम्स लीला को बचा लेता है, लेकिन रोबीचॉक्स खुद जंगल में भाग निकलता है। जॉनी उसका पीछा करता है। आखिरी मुकाबला जंगल की झाड़ियों में चाकुओं से होने वाली एक खूंखार और पैबंद लड़ाई है। रोबीचॉक्स एक माहिर तलवारबाज है। जॉनी का मजाक उड़ाता है, कहता है कि वो कुछ नहीं है, वो बेकार मरा है। जॉनी को चाकू लग जाता है, उसे पीटा जाता है और उसे निहत्था कर दिया जाता है। रोबीचॉक्स उसके ऊपर खड़ा है, आखिरी वार करने को तैयार, ये शेखी बघारते हुए कि उसका कसीनो फिर भी बनेगा। लेकिन जैसे ही वो वार करता है, जॉनी उसकी ब्लेड पकड़ लेता है और ताकत के आखिरी झोंके के साथ रोबीचॉक्स की अपनी कटी हुई उंगली दिखाता है, वही उंगली जो उसने पहली मुलाकात में ली थी। जॉनी वो सख्त सड़ती हुई उंगली रोबीचॉक्स की आंख के रास्ते उसके दिमाग में घुसा देता है। आखिरकार उसने उससे कुछ तो ले ही लिया, उसकी जान। घटना के बाद पुलिस गवर्नर माहो के दफ्तर पर छापा मारती है। उसे साजिश, रिश्वतखोरी और हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया जाता है। वो परिवार और वफादारी का वास्ता देता है, लेकिन अब कोई नहीं सुन रहा। जेम्स और जॉनी देखते हैं कि जो शख्स उनके लिए पिता जैसा था, उसे हथकड़ी लगाकर ले जाया जा रहा है। बाद में जॉनी अपनी मां मालिया की कब्र पर जाता है।
वो उसके पास बैठ जाता है, धीरे से बातें करता है। वो कहता है कि उसे माफ करना, वो इतने दिनों तक दूर रहा और अपना गुस्सा पकड़े रहना उसका तुम्हें याद करने का तरीका था। लेकिन वो जानता है कि मां ने उसके लिए ऐसा कभी नहीं चाहा होगा। मिस्टर के एक आखिरी बार आता है, सम्मान के एक अजीबोगरीब तोहफे के रूप में। वो जॉनी को कागज का एक छोटा सा टुकड़ा देता है। उस पर एक नाम है, उस आदमी का नाम जिसने उसकी मां की हत्या की थी। मिस्टर के बताता है कि वो उसके आदमियों में से नहीं था। जॉनी जेम्स को वो कागज दिखाता है और पूछता है कि क्या वो उसे रोकने की कोशिश करेगा। जेम्स उसके कंधे पर हाथ रखता है। एक वक्त था जब वो अपने भाई के लिए मौजूद नहीं था, लेकिन वो अब यहां है। जॉनी जो भी फैसला करे वो उसके साथ है। दोनों भाई साथ खड़े हैं। आखिरकार घर पर